हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है ये है जून मंथ की मंथली करंट अफेयर्स के इस पूरे कंपेंडियम में आप सभी का स्वागत है। और ये सभी वीडियोस जो आज हम कवर करने वाले हैं, खासकर की इस क्लास में, आपको मैं कंफर्म कर दूं कि ये सभी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए 2026, और बेहद इंपॉर्टेंट होगी सीयूईटी कैंडिडेट्स के लिए भी। और दोनों के कोर्सेज हम लोग ऑलरेडी एडू प्रेपरेटर पर चला चुके हैं। आप यू जस्ट नीड टू कम ज्वाइन द कोर्सेज। और ये सभी करंट अफेयर जो हर मंथ में ज्यादा, कभी कभी किसी में 25, 30, 31 टॉपिक्स, क्या कभी कभी 35 से ज्यादा भी हो सकता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि पूरे महीने में एक हाईलाइट को कवर करते हैं कि उस मंथ में हुआ क्या था, है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, ताकि आप सभी के सभी लोग टाइमली अपडेट्स आप सभी तक पहुंचती रहे। और कोई भी अगर क्वेरी है, सजेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन। यू गाइस कैन आस्क एनी डाउट्स ऑफ योर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू द कोर्स या कंटेंट विच इज बीइंग टॉट, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो यू गाइस कैन रीच आउट टू अस। आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहला करंट आपके पास है जापान। भाई 34 सालों के बाद जापान का एक टाइटल जापान से जाता हुआ दिख रहा है, और वो टाइटल क्या था? लार्जेस्ट क्रेडिटर। जापान दुनिया का सबसे बड़ा लोन देने वाला हुआ करता था। मतलब 34 ईयर्स से जापान दुनिया को सबसे ज्यादा लोन देता आ रहा था, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को भी बहुत लोन दिया इसने। अब ये टाइटल जो है ये जर्मनी ने ले लिया है जापान से। भाई अगर हम जापान के एक्सटर्नल एसेट्स की बात करें, दुनिया के अंदर कितने एसेट्स जापान ने अभी तक क्रिएट करे हैं जापान के बाहर, तो वो $3.7 ट्रिलियन के एसेट्स हैं 2024 के एंड तक। जबकि अगर मैं जर्मनी की बात करता हूं तो जर्मनी के एसेट्स 3.8 3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गए हैं। तो वो जापान से ज्यादा बड़ा एक जो क्रेडिटर है वो निकल कर आया है। तो जापान, वो बात ठीक है कि बहुत सालों से, मतलब 1991 से ही ये पोजीशन जापान ने अपने पास रखी हुई है, और इंडिया को भी जापान ने भर भर के सॉफ्ट लोन्स दिए हैं। हम लोगों को भी बहुत सारे सॉफ्ट लोन्स जो है वो जापान जो है वो देता आ रहा है, और इंडिया लेता भी है। ठीक है, हमारा काम हो जाता है, जापान को लोन देने हैं वो दे देता है। तो बढ़िया चल रहा है फिलहाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट IATA है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA की 81st मीटिंग जून के मंथ में न्यू दिल्ली में होती है, और ये 81st AGM था इनका, एनुअल जनरल मीटिंग थी इनकी। और आपको बता दूं, तकरीबन 42 सालों के बाद इंडिया AGM होस्ट कर रहा था IATA की, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। 42 इयर्स के बाद ये मीटिंग इंडिया में हो रही थी। लास्ट टाइम इंदिरा गांधी PM थी जब ये मीटिंग 1983 में हुई थी। उसके बाद से लेकर कभी तक इसकी मीटिंग इंडिया में नहीं हुई। तकरीबन 1700 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इंडिया में आए थे, अलग अलग वो एविएशन इंडस्ट्रीज के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया तो खैर आती ही है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा सेरेना विलियम्स जो अब रिटायर हो चुकी हैं। इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, इनको दिया गया, और ये स्पेन का हाईएस्ट ऑनर है जो किसी पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज को दिया जा सकता है। सेरेना विलियम्स की अगर हम करियर की बात करते हैं तो मैडम ने 73 करियर टाइटल्स अभी तक जीते हैं, जिसमें से 23 तो इनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं। 4 ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी हैं ये, है ना। 2024 के पेरिस गेम्स में भी आपको इनको ओपनिंग सेरेमनी में आपने इनको देखा विद द ओलंपिक टॉर्च। और आपको वैसे भी बता दूं कि ये अपनी बहन जो है उनके साथ मिलकर कुछ फिलैंथ्रोपिक काम भी करती हैं। इनकी एक फाउंडेशन है, द सेरेना विलियम्स फाउंडेशन, द विलियम्स सिस्टर्स फंड, और ये तुंदे प्राइस रिसोर्स सेंटर, ऐसी कई सारी संस्थाएं मैडम ने बना रखी है जिसके थ्रू ये दान दक्षिणा का काम भी जो है वो कर लेती हैं। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन अपॉइंट हुई थी ये 2011 में, जो रिफ्लेक्ट करता है कि ये कितना ग्लोबल इनका करियर रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडिया और ब्राजील ने यहां पर शंग्रीला डायलॉग 2025 में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रेटेजिक टाइज रीअफर्म करे। शंग्रीला डायलॉग 2025 एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक डायलॉग है। इंडो पैसिफिक कंट्रीज यहां पर आती हैं, बातचीत करती हैं, और इन्हीं सब में इंडिया और
ब्राजील के बीच में भी आप लोगों को साइडलाइंस ऑफ शंगिला डायलॉग बात होती हुई दिखी। शंगिला डायलॉग में ये दोनों इंडिया और ब्राजील ने बायलैटरल मीटिंग भी करी, और इस बायलैटरल मीटिंग में दोनों ने ही ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पर बातें करी, ठीक है, और सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के ऊपर बातें करी, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, इन सब चीजों की भी यहां पर बात करी। और ये सब चीजें तब हो रही थी जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पागल नहीं हुए थे मतलब इन्होंने टैरिफ वैरिफ नहीं लगाए थे। तो यहां पर इंडिया की तरफ से भारत के सीडीएस अनिल चौहान और ब्राजील की तरफ से ब्राजील के आर्म फोर्सेस के चीफ आपको यहां पर देखने को मिले, अपना अगुयर फ्रियारे, ही इज द ब्राजील्स आर्म फोर्सेस चीफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन टीम ने यहां पर सेकंड स्पॉट वी हैव अचीव्ड द सेकंड स्पॉट एट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को यहां पर दूसरा स्थान मिला, और ये एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो कहां रही थी? इट वॉज हेल्ड इन साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया में चल रही थी बेटा। साउथ कोरिया के कहां पर? साउथ कोरिया में गुमी में। यहां पर भारत ने ओवरऑल मेडल टैली में सेकंड नंबर पर हम लोगों ने फिनिश किया। टोटल में 24 मेडल हम लोगों ने यहां पर जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज रहे। इंडिया जो है कि ये टीम जो आपको यहां पर दिख रही है साफ साफ, अगर मैं आपको बता दूं तो यहां पर अनिमेश कुजर, पारुल चौधरी, ऐसे जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने तो कुछ नए नेशनल रिकॉर्ड भी सेटअप करे दुनिया में जाकर। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोना अग्रवाल जी ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो साउथ कोरिया में चल रहा था, यहां पर सिल्वर मेडल जीता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मोना अग्रवाल ऑफ इंडिया। सिल्वर मेडल के साथ आपको यहां पर दिख रही होंगी इस नंबर पर, सेकंड नंबर पर मोना अग्रवाल, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप सेकंड नंबर, शी हैज वॉन सेकंड सिल्वर मेडल। साउथ कोरिया के चांगवॉन में ये चल रहा था, साउथ कोरिया के चांगवॉन में, इंडियाज मोना अग्रवाल। इसके बाद बेटा अवनी लखेरा, आपको पता ही है, ये भी एक पैरालंपिक चैंपियन है, कई सारे मेडल्स इन्होंने भारत को जिताए हैं, बट इस वाली इवेंट में मैडम 4th नंबर पर फिनिश कर पाती है, तो कोई मेडल लिए बिना इनको वापस आना पड़ता है, और बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से मेडल मिस कर गई है। इसके बाद बेटा बात करते हैं आगे, उलान बतार ओपन 2025 मंगोलिया में यहां पर हुआ, और भारत के रेसलर्स, अच्छा ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उलान बतार ओपन जो है ये एक रेसलिंग कंपटीशन है भाई, क्योंकि कभी के बाद लोग क्या करते हैं, ओपन का नाम सुनते ही इसको लॉन टेनिस के साथ जोड़ने लगते हैं, जैसे कि मैं भी जोड़ने लग गया था पहले। तो उलान बतार ओपन एक रेसलिंग कंपटीशन है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मंगोलिया में हो रहा था, ठीक है जी। और यहां पर इंडिया के रेसलर्स ने एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस दुनिया के सामने रखी। क्या? उलान बतार ओपन 2025 मंगोलिया, टोटल मिला के 6 मेडल जीते, 6 में से वो भी 4 गोल्ड थे हमारे, और एक गोल्ड 4 मेडल जो थे ये भी बिल्कुल फाइनल डे वाले दिन आए। इससे पहले हम लोगों ने बस एक ही गोल्ड जीता था। तो टोटल मिला के 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ 12 मेडल हम लोगों ने टोटल मिला के यहां पर जीते, और बढ़िया हम लोगों ने यहां पर अपना मामला जो है वो खत्म किया। गोल्ड मेडल्स के नाम जरूर आप लोगों को यहां पर याद होने चाहिए, जैसे अंतिम पंघल, नेहा सागवान, ठीक है, सांगवान, मुस्कान, हर्षिता, ये सब इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट यहां पर जो है वो रहे। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं। 1 जून को यहां पर 2 डे सेलिब्रेट होते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका थीम रहा इस बार लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, एंड द सेकंड इज ग्लोबल पेरेंट्स डे और ग्लोबल मिल्क डे, ये जो है ये दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट होते हैं, और पेरेंट्स डे का थीम रहा राइजिंग पेरेंट्स, है ना, राइजिंग पेरेंट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे हम लोग 2 जून को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। पहले ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता था, बट ये वर्ड जो है ये काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है ना, अपने आप में ही एक बहुत ही अब्यूजिव वर्ड है, इसलिए इसका नाम चेंज करके सेक्स वर्कर किया गया। इसके बाद 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट होता है। 2014 में तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग किया जाता है, जबकि ये इंडिया का पहला स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया था। उसके बाद भी मैं हमेशा बोलता हूं कि लैंग्वेज इज नॉट द करेक्ट क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर स्टेट्स या कंट्रीज बननी चाहिए। लैंग्वेज और रिलीजन दोनों के बेसिस पर बने स्टेट और कंट्रीज मैंने टूटती हुई देखी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव ये सेलिब्रेट हुआ देहरादून में। देहरादून में किधर? CSIR IIP। CSIR IIP मतलब IIP है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। और राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को रखा था। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लो कि मैंने अपने फोन से कोई फोटो खींची है ना, तो उस फोटो के ऊपर मेरे IP राइट्स हैं। यू गाइस जस्ट कैन नॉट यूज इट। जैसे मैं कंटेंट ही देख लूं, आज ये कंटेंट जो मैं लेकर आ रहा हूं, ये कंटेंट एडू प्रेपरेटर पर आपको मिल रहा है। यू विल नॉट फाइंड दिस कंटेंट ऑन एनी अदर चैनल, ठीक है। और अगर किसी चैनल पर मिलता भी है तो उनके साथ मेरे राइट्स होंगे, सिंपल। और अगर कोई बिना राइट्स के साथ मेरे कंटेंट को अपने चैनल पर पब्लिश करता है तो आई हैव एवरी मीन टू से कि दिस इज माय कंटेंट और आपने इसको मेरे राइट के बिना पब्लिश किया है, मेरी परमिशन नहीं है आपको, तो आई वांट कंपनसेशन फॉर इट। तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो वो क्या होते हैं इंडिया में, उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो फैलाने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव रखा गया देहरादून में। और ये इनिशिएटिव आजादी के अमृत महोत्सव का पार्ट था। इसको पहली बार जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी यहां पर G7 समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा गए, जबकि कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद PM मोदी जो है वो G7 समिट अटेंड करने कनाडा शायद ना जाए, क्योंकि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद आ रहा है उस समय जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे जब लास्ट G7 समिट जापान में हो रही थी। और जापान के G7 समिट में पता लगा कि नेक्स्ट ईयर जो G7 समिट है वो कनाडा में होगी, मतलब 2024 में जापान में हुई थी फुकुशिमा में, 2025 में इसको कनाडा में होना था। और तब भी कैनेडियन PM से पूछा गया था कि विल यू इनवाइट इंडिया, तब ही सेड कि ऑफ कोर्स यस विल इनवाइट एवरीवन, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो आपको बताइए बहुत एंटी इंडियन स्टांस रखने वाले एक प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर गए, G7 समिट को अटेंड किया। क्यों? क्योंकि कनाडा के PM बीच में चेंज हो गए। नाम क्या है इनका? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी ने इंडिया को इन्वाइट किया यहां पर। और G7 समिट जो था ये कनाकिसिस अल्बर्टा कनाडा में ये हुआ। और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट था टू कनाडा सिंस 2015। पहली बार ये कनाडा PM बनते ही अगले साल ही गए थे, उसके बाद 10 सालों का कोई विजिट नहीं था इनका कनाडा में। इसके बाद वेटरन्स, आप यहां पर देख रहे हैं कुछ आर्मी वेटरन्स असेंबल हुए हैं। ये वो वेटरन्स हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, ये वो आर्मी वेटरन्स हैं जो असेंबल हुए हैं नॉर्मैंडी में। तो नॉर्मैंडी जो है ये फ्रांस में है, और फ्रांस में ये आर्मी वेटरन्स जो है ये असेंबल होते हैं, यहां पर आपको दिख रहे हैं। ये सब फ्रांस में क्यों असेंबल हुए हैं? ये D-Day को सेलिब्रेट कर रहे हैं, D-Day लैंडिंग्स को। तो D-Day को 81 ईयर्स हो गए थे, इसलिए इन सभी वेटरन्स को बुलाया गया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस समय थे। अच्छा, D-Day क्या है भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर D-Day, अच्छा नॉर्मैंडी यहां पे लिखा भी था फ्रांस, बट मैं भूल गया यहां पर। तो जनरली D-Day एक इन्वेजन था जो 6 जून 1944 को हुआ था, जो अभी तक का सबसे बड़ा आर्माडा ऑफ शिप्स, ट्रूप्स, प्लेन्स, व्हीकल्स माना जाता है। फ्रांस की तरफ से ये नाजी डिफेंस को तोड़ने के लिए पूरा की पूरा एक बेड़ा जो था, एक अटैक किया गया था 6 जून को, ताकि नाजी की डिफेंसेस को तोड़ा जा सके इन वेस्टर्न यूरोप। तकरीबन 4414 ट्रूप्स जो है वो इस D-Day के दिन मारी गई थी। एक दिन में इतनी ट्रूप्स मारी गई थी। तो इस बैटल ऑफ नॉर्मैंडी या D-Day लैंडिंग्स को याद रखने के लिए 81st एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई थी। और इस दिन जो है वो एडोल्फ हिटलर के कोलैप्स को भी दुनिया में रखा गया। इसके बाद फ्रेंड्स ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम, ब्रिक्स देशों की पार्लियामेंट्री फोरम कहां पर हुई? 4 और 5 जून को ये ब्राजील के ब्रासिलिया में हुई। और ब्रिक्स कंट्रीज यहां पर आई और सभी कंट्रीज ने एक सुर में यहां पर इंडिया में होने वाले पहलगाम अटैक की निंदा करी, इंक्लूडिंग चाइना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज। ये शायद लोग भूल जाते हैं, ब्रिक्स क्योंकि नाम सुन के 5 लगता है उनको। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो नाम से पता लग ही रहे हैं। इसके अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स के मेंबर बन चुके हैं। ठीक है जी, तो यहां पर कई सारी चीजों पर बातें हुई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंटर पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। यूनियन मिनिस्टर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने यहां पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया। उम्मीद का मतलब बड़ा इस पे बवाल छिड़ा था,
खासकर कि जो ओवैसी साहब है और मुस्लिम वर्ग के लोग जो है वो इसके बड़े अगेंस्ट थे। उम्मीद पोर्टल जो है ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए पोर्टल आया था। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल, इसका जरूर नाम याद करके जाना। आई होप ये एक क्वेश्चन शायद उम्मीद पोर्टल पर आ जाए, या वो यही पूछ ले कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था। तो द पोर्टल इज उम्मीद पोर्टल। उम्मीद एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर रियल टाइम बेसिस पर अपलोडिंग, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग किसकी, वक्फ प्रॉपर्टीज की हो सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मिलकर। इस पूरे पोर्टल पर स्पेशली कहा जाता है कि ये कॉमन मुस्लिम्स को काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा, स्पेशली विमेन्स को, विमेन और उनके बच्चों को। ठीक है, यहां पर कई सारी चीजें हैं जैसे कि डिजिटल इन्वेंट्री है, जियो टैगिंग के साथ आप ऑनलाइन ही कोई प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें यहां पर जो है वो ट्रैक की जा सकेंगी, जो पहले नहीं हो पाता था। इसके बाद जापानीज रिसर्चर्स ने यहां पर एक बहुत गजब का जो प्लास्टिक है वो क्रिएट कर दिया है। ये प्लास्टिक जो आपको दिख रहा है, जापानीज रिसर्चर्स के द्वारा ये प्लास्टिक जो है ये सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दिस प्लास्टिक इज डिसॉल्वेबल इन सी वाटर। तो जापान के साइंटिस्ट फ्रॉम रिकेन सेंटर फॉर एमरजेंट मैटर साइंसेस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने मिलकर इस नए प्लास्टिक को डेवलप किया है और ये क्विकली डिसॉल्व हो जाता है सी वाटर में। और सी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये प्लास्टिक, और गजब की बात सुनिए, कोई हार्मफुल रेजिड्यू भी नहीं छोड़ता। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर अगर ये डिसॉल्व हो जाता है तो फिर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते होंगे, है ना। तो यहां पर साफ साफ बोला गया है कि सर इसकी स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल प्लास्टिक के मुकाबले कम होती होगी। ओहो, बिल्कुल भी नहीं। इस प्लास्टिक की स्ट्रेंथ कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक जितनी ही है, बट बस फर्क यह है कि सी वाटर के लगते ही ये प्लास्टिक जो है ये ओरिजिनल कंपोनेंट्स पे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक डिसॉल्वेबल हो जाता है और प्लास्टिक पोल्यूशन को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कर्ब करने में। इसके बाद डेविड बैकम आपको पता ही है, इनको अभी जो है यहां पर नाइटहुड का टाइटल दिया है ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन जिसको भी ये नाइटहुड का टाइटल देता है, जैसे कि डेविड बैकम को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स थर्ड ने जो है वो अपने बर्थडे के दिन इनको ये ऑनर दिया। तो जैसे ही ये नाइटहुड का टाइटल किसी को मिलता है ब्रिटेन की तरफ से, तो उसके नाम के आगे सर लग जाता है। ऐसा ही एक टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया गया था, जिन्होंने ये टाइटल 1919 के जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद वापस कर दिया था। तो अब ये डेविड बैकम का टाइटल मिलने के बाद इनका नाम सर डेविड बैकम हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच ओपन। मैंने आपको बताया था ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, नहीं बताया था तो बता दूं। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स दुनिया में 4 है। ग्रैंड स्लैम टाइटल्स का मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप होता है ना क्रिकेट का, उसी तरीके से लॉन टेनिस की फील्ड में 4 टाइटल्स हैं जिनको मैं ग्रैंड स्लैम कह सकता हूं। पहला टाइटल है जो फ्रेंच ओपन आप लोगों को बोर्ड पर दिख ही रहा है, तो फर्स्ट है फ्रेंच ओपन। दूसरा टाइटल होता है यूएस ओपन। तीसरा होता है यूके ओपन। यूके ओपन को ये लोग विंबलडन कप भी बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहां पर बात हो रही है कोको गॉफ की। सेरेना विलियम्स के बाद इनका नाम लिया जाता है लॉन टेनिस में, और इन्होंने यहां पर फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया है। ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 अरण्या सबलेंका को हराया है, और ये पहली अमेरिकन विमेन बनी है इसी के साथ। ये टाइटल जो है जो इन्होंने जीता, इनका कमबैक बहुत बढ़िया था। शी बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन विमेन टू विन द रोलैंड गैरोस टाइटल। 2015 के बाद कभी भी रोलैंड गैरोस टाइटल ये किसी अमेरिकन लड़की ने नहीं जीता है, तो ये 2015 के बाद पहली अमेरिकन बनी जिन्होंने रोलैंड गैरोस टाइटल भी यहां पर जीता। और ये यंगेस्ट अमेरिकन विमेन भी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है सिंस 2002। 2002 में यंगेस्ट विमेन टू विन फ्रेंच ओपन वो सेरेना विलियम्स ही थी। अब इनका नाम लिया जाता है कोको गॉफ। इसके बाद मैग्नस कार्लसन है ना, मैग्नस कार्लसन जो इस साल इंडिया भी आएंगे क्योंकि इस बार फाइड वर्ल्ड कप गोवा में होगा। मैग्नस कार्लसन यहाँ पे नॉर्वे चेस 2025 यहां पर जीतते हैं, और ये इनका 7th टाइटल है अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर। हाँ, ये वही इवेंट था जिसमें ये अपना हाथ मारते भी दिखे थे, क्योंकि डी गुकेश
से हारे थे ये किसी एक मैच में इसमें। हालांकि नॉर्वे चेस चैंपियन बने यही टुवर्ड्स द एंड, बट डी गुकेश के साथ ये खेले भी थे और एक मैच हारे भी थे और इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था उस टाइम पर। तो ये फियर्स कंपटीशन है फ्रॉम डी गुकेश एंड फाबियानो कारुआना। तो फाबियानो कारुआना और डी गुकेश से कंपटीशन मिलने के बाद भी कार्लसन का एक्सपीरियंस जीत जाता है यहां पर। ठीक है सर, अच्छा। इसके बाद अच्छा, विमेन्स इवेंट में कौन जीता? मेंस में तो मैग्नस कार्लसन आपको यहां पर दिख रहे हैं। विमेन्स इवेंट में यहां पर आना मुजीचुक, यूक्रेन की आना मुजीचुक यहां पर विनिंग दिखती है आपको। इसके बाद बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे, ये एक महीना पीछे चलता है, तो जून में मे का आएगा, ठीक है, और जुलाई में जून का आएगा। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे कौन रहा? यहां पर आपको नाम दिख रहा होगा, मोहम्मद वसीम। लड़कों में मोहम्मद वसीम, लड़कियों में क्लोड ट्रायन। तो मोहम्मद वसीम जो है, अगर आप इनको देखें तो ये दुबई के टीम से खेलते हैं, और जो क्लोड ट्रायन है ये साउथ अफ्रीकन टीम से खेलती हैं। इसके बाद 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट हुआ। इस बार की थीम रही वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर गोल्ड लोन टू वैल्यू रेशियो बढ़ा दिया है। बेटा बहुत सही सुन रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग अपना सोना गिरवी रखवाकर लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले आपको आपके सोने का 75% जो हिस्सा होता था वही लोन पर मिलता था, बट यहां पर आपका लोन टू वैल्यू रेशियो है वो इंक्रीज कर दिया है। पहले लोन टू वैल्यू रेशियो 75% होता था। जैसे मान के चलो कि मैंने किसी को 1 लाख का गोल्ड गिरवी रखवाया, तो वो 1 लाख के गोल्ड पर मुझे 75,000 रुपीज ही लोन देता था। अब मुझे वो 85% मिल सकता है ना। तो 75% से बढ़कर 85% हो गया। पहला, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर 26 उन्होंने ये बताया। दूसरी बात, यहां पर बट एक बार लगा दिया है कि सोने की टोटल वैल्यू 2.5 लाख से नीचे नीचे होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से नीचे नीचे आपने सोना गिरवी रखवाया है तो ही उसकी 85% वैल्यू आपको लोन पर मिलेगी। बट अगर 2.5 लाख से ऊपर हो गया सोना तो फिर यहां पर लोन वैल्यू रेशियो जो है वो 75% ही आकर अटक जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। आगे बढ़ते हैं बेटा। तमिलनाडु ने यहां पर डिक्लेयर कर दिया है धनुषकोडी एज द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के रूप में प्रसिद्ध हुआ धनुषकोडी जो तमिलनाडु में है। और ये ऑर्डर 4 जून 2025 को दिया गया, जिस दिन दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रही थी। इसके बाद किर्गिस्तान की बात करते हैं। बेटा किर्गिस्तान में यहां पर एक स्टैचू आपको दिख रहा होगा, ये स्टैचू हट गया। और ये स्टैचू किसका है? ये सोवियत लीडर व्लादिमीर लेनिन का स्टैचू है। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये लेनिन का स्टैचू हटने के बाद अब पंगे तेज हो गए हैं। कैसे? लोगों को यह लग रहा है कि किर्गिस्तान शायद जो है ये रशियन आइडियोलॉजी से बहुत दूर जा रहा है। तो क्या यूक्रेन की तरह किर्गिस्तान को भी पकड़ के ठोक दे? तो यहां पर किर्गिस्तान की तरफ से बयान यहां पर यह आया है कि सर हमने इसको रीलोकेट किया है, स्टैचू को हम लोगों ने नीचे किया है, बट वी हैव रीलोकेटेड द स्टैचू। और ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी में था। मतलब आपको बता दूं ये स्टैचू कहां था? ये ओश सिटी में था, जो किर्गिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है। और व्लादिमीर लेनिन जो है ये स्टालिन से पहले रशिया की आइडियोलॉजी को शेप करते आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इलॉन मस्क ने यहां पर लॉन्च किया है एक्स चैट। व्हाट्सएप को टक्कर देंगे अब ये एक्स चैट। तो व्हाट्सएप लाइक फीचर होंगे एक्स चैट के, बट अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग इसको यूज करते हैं। आई होप एंड आई विश कि ये काम शायद किसी इंडियन ने किया होता, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग हमारे पास एज सच इंडियन नहीं है। हालांकि एरेताए आ गया है, एरेताए बहुत लोगों ने यहाँ पर यूज करना शुरू भी कर दिया होगा। आई होप मेरे लिसनर्स जो है, जोहो के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे, बट ठीक है। अभी भी इसको वर्ल्ड वाइड बनाना है तो बहुत सारे इंडियंस को फिर भी डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बट फिर भी हम लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। अब ये एक्सचैट जो है ये एक रिवैम्प डायरेक्ट मैसेजिंग एप्लीकेशन है एक्सचैट। और ये एक्सचैट बिल्कुल इट इज जस्ट लाइक इलॉन मस्क जो व्हाट्सएप है उसकी तरह ही है। इसके बाद यहां पर भी डिसअपियरिंग मैसेजेस है, यहां पर भी फाइल शेयर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिलेंगे। अभी फिलहाल एक्सचैट अपने बेटा टेस्टिंग में है। जब बेटा वर्जन इनका सक्सेसफुल हो जाएगा तब इट विल बी लॉन्च फॉर ऑल पीपल। आगे बढ़ते हैं बेटा। रोहिणी ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूं। रोहिणी ग्राम पंचायत यहां पर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड यहां पर जीतती है। रोहिणी ग्राम पंचायत
वैसे रोहिणी मतलब दिल्ली में नहीं है, ये महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में है और इनको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में गोल्ड अवार्ड मिला है। आई एम टॉकिंग अबाउट रोहिणी ग्राम पंचायत। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अनहद सिंह की बात करता हूं। अनहद सिंह यहां पर पीएसए अवार्ड 2025 जीतती हैं और पीएसए अवार्ड 2025 में 17 वर्ष की हैं इस समय अनहद सिंह। स्क्वैश खेलती हैं इंडिया की तरफ से एंड शी हैज वॉन दिस टाइटल, डुअल टाइटल्स एट पीएसए अवार्ड्स। तो 2 टाइटल्स मैडम यहां पर जीती। कौन से? पहला द विमेन चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन, द विमेन चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन, और दूसरा इनको मिला है विमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। हालांकि यंग प्लेयर ऑफ द सीजन वाला अवार्ड जो है इन्होंने ये इजिप्ट के अमीना उर्फी के साथ इन्होंने शेयर किया है, बट ये इंडिया की हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल स्क्वैश प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया की पोजीशन WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में थोड़ी सी बड़ी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में हमारी रैंकिंग पहले कभी 63rd थी, अब वो बढ़कर 71st हो गई है। तो मतलब एक तरीके से हम अपनी रैंकिंग में गिरे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वर्ल्ड एनर्जी इकोनॉमिक फोरम का ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है ये दिखाता है कि आपकी कंट्री में ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कितना ज्यादा ट्रांजिशन हो रहा है या आप कितना ट्रांजिशन यहां पर कर रहे हैं, क्या आप लोगों का यहां पर इस समय रिकॉर्ड है, ये सब चीजें जो है वो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए सबसे आगे जो कंट्री आपको यहां पर दिख रही है दैट इज स्वीडन, नंबर 2 इज फिनलैंड, नंबर 3 इज डेनमार्क, नंबर 4 इज नॉर्वे। सो ऑल दीज कंट्रीज आर परफॉर्मिंग गुड। अच्छा है, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है एज पर दिस रिपोर्ट, लग भी रहा है भाई देखकर। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों ने ईवीज में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, शायद हो सकता है अगले साल की रिपोर्ट में आपकी रैंकिंग अच्छी हो। नेक्स्ट 12th of जून को हम लोग वर्ल्ड किडनी कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जनरली किडनी कैंसर आर क्यूरेबल, ये बताते हैं इफ फाउंड अर्ली। इसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 वो ही रिलीज हुई। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, इसमें अगर आप देखें तो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी यूएस की है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 इंपीरियल कॉलेज लंदन, नंबर 3 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके, नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, नंबर 5 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया की तो आपको देखने में मिलेगी ही नहीं खैर। और इंडिया की अगर मैं आपको बात करूं तो हमें इंडियन इंस्टीट्यूट्स में अगर मैं सबसे आगे बात करता हूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी दिल्ली देखने को मिलेगा आपको यहां पर सबसे आगे, जो इस रैंकिंग में, इस साल की रैंकिंग में 123rd नंबर पर है वैसे। फिर नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे, इस साल की रैंकिंग में 129th रैंकिंग पर आपको ये देखने को मिलेगा। बट दुनिया की सबसे अच्छा कॉलेज अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग इज एमआईटी। इसके बाद 20th of जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे एंड देन वी आर कमिंग टू आरबीआई अगेन। आरबीआई ने अपना आंध्र प्रदेश का रीजनल ऑफिस जो है वो शिफ्ट किया है। आंध्र प्रदेश में ये ऑफिस रिलोकेट करके विजयवाड़ा में शिफ्ट कर लिया गया है अगेन इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में बस ऑफिस ही रिलोकेट किया है। अब आंध्र प्रदेश में आरबीआई का रीजनल ऑफिस कहां पर है तो आप बोलेंगे विजयवाड़ा में है। ये न्यू ऑफिस आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर रविशंकर जी ने इनॉग्रेट यहां पर किया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने यहां पर एक स्कीम लॉन्च करी है, जय हिंद। बहुत बढ़िया स्कीम है। जय हिंद का मतलब है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट। इस स्कीम में होने क्या वाला है, इस जनजाति स्कीम में सीयूईटी जो एस्पिरेंट्स हैं, खास करके आप लोग जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं या बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, जो सीयूईटी की फीस भी नहीं दे सकते हैं बट उनको चाहिए कि वो अच्छा प्रिपरेशन करे, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जय हिंद। वहां पर आप लोगों को जनरली लाया जाएगा, सिखाया जाएगा और कोई पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, पहला बैच इनका 25 बच्चों का है, जो मेघालय मणिपुर के उकरूल डिस्ट्रिक्ट के 25 बच्चों को इन्होंने पहले स्टेप में अपॉइंट किया है फिलहाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर इंडिया का पहला लोकोमोटिव एक्सपोर्ट, इंडिया फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट, इन्होंने यहां पर उसको ग्रीन सिग्नल दिया। इंडिया ने आज तक कभी भी कोई लोकोमोटिव कहीं पर एक्सपोर्ट नहीं किया, यहां पर आपको करते हुए दिखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी। यह पहला लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किस कंट्री को किया गया है तो नाम है गुनिया, और किससे किया गया है, बिहार। इंडिया के बिहार से, बिहार में है मारहोवड़ा और या मारहावड़ा रेल फैक्ट्री।
वहां से ये डीजल लोकोमोटिव बना, इंडिजिनसली बिल्ट लोकोमोटिव है, लोकोमोटिव का मतलब इंजन होता है ट्रेन का, और इसको जो है एक्सपोर्ट कर दिया गया है साउथ अमेरिकन कंट्री गुइनिया को। इसके बाद ये 3000 करोड़ का डील है, वैसे भी आपको बता दूं। इसके बाद अनुराधा ठाकुर जो है ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है मैडम, 1 जुलाई से पद संभाल लिया है इन्होंने। एंड देन वी हैव कंगना रनौत को यहां पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कंगना रनौत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। और ये पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इंडिया में होकर खत्म भी हो चुकी है। अक्टूबर मंथ में ये पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके बाद आगे बढ़ता हूं बेटा मैं, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी काफी न्यूज में रही ये जून मंथ में। अच्छा क्यों रही? क्योंकि इनको प्रेसिडेंट मुर्मू ने एट द कैंप अपॉइंट कर लिया गया है इन्हें। एट द कैंप अपॉइंट होने वाली यशस्वी सोलंकी इंडिया की फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं, एंड शी इज आल्सो द फर्स्ट विमेन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। तो ये प्रेस्टिजियस पोजीशन इन्होंने होल्ड कहां से करी है? ये इंडियन नेवी से हैं, और इन्होंने एट द कैंप, एंड पार्डन भी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंसिएट करूं तो ये एट द कैंप बनी है। इसके बाद आपको बता दूं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 5 ऐसे एडीसीज को अपॉइंट करता है, जिसमें नेवी से 1, एयरफोर्स से 1 और आर्मी से 3 होते हैं। तो मैडम इंडियन नेवी से गई है, अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद हिंदू क्राउन चैंपियन, द हिंदू एक अखबार है, और इस न्यूज़पेपर को वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 में चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स दिया गया है। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025। इस बार ये किस न्यूज़पेपर को मिला? द हिंदू। और ये अवार्ड सेरेमनी क्या थी? ये वैन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स थे जो साउथ एशिया 2025 के नाम से फेमस थे। द हिंदू न्यूज़पेपर को ये अवार्ड जो है ये मिला है। आपको बता दूं ये पूरी अवार्ड सेरेमनी जो है ये चेन्नई इंडिया में हो रही थी, और इसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर वैन इफ्रा जिसको आप बोलते हो, उन्होंने इसको जनरली जो है वो किया था, होस्ट किया था। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल पावर जनरेशन ग्रोथ में इंडिया की रैंकिंग 3rd आई है यहां पर, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज रिपोर्ट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम लोगों ने यहां पर देखा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी रैंकिंग यहां पर 3rd आपको देखने को मिलती है इन दिस ग्लोबल पावर जनरेशन। ठीक है, हम अभी जो है चाइना नंबर 1 पर है, यूएस नंबर 2 पर है, एंड वी आर एट नंबर 3 इन ग्लोबल पावर जनरेशन। फिर 2025 का सिप्री रिपोर्ट आता है। सिप्री रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यार, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज के पास कितना न्यूक्लियर असला रखा हुआ है। तो सिप्री रिपोर्ट दुनिया के 9 देशों को जनरली कवर कर रही है, क्योंकि इन्हीं 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनके हिसाब से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वैसे यूएस के पास है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा वॉरहेड्स इस समय रशिया के पास में। अच्छा, डिप्लॉयमेंट के ऊपर हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ते हो, बट नंबर 3rd ऑनवर्ड्स कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3rd यूके, नंबर 4th फ्रांस, 5 पर चाइना, 6 पर भारत, 7 पर पाकिस्तान, 8 पर नॉर्थ कोरिया, और सबसे कम न्यूक्लियर आर्सेनल है इजराइल के पास। बट इन्होंने यहां पर यह बोला है कि पिछले कुछ सालों में हर कंट्री के न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़े हैं। यह एक अलार्मिंग फैक्ट है। अगर हर कंट्री न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा रही है तो व्हाट काइंड ऑफ द सिचुएशन वी वांट टू मेक, ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल बताया गया है यहां पर, खास करके चाइना के लिए। चाइना ने मात्र 1 साल में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा लिया है। आई सेड 100, तो अपने आप में बड़ी चीज है यार। फिर 21 ऑफ जून को आप लोगों ने यहां पर 3 दिन सेलिब्रेट करे, एंड दिस इज माय लास्ट करंट फॉर टुडे सेशन। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वो इंटरनेशनल योगा डे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये इंटरनेशनल योगा डे। और ये दिन जो है ये योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ के लिए सेलिब्रेट किया गया। और 21 जून को यहां पर वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको फेटे डेला म्यूजिक कहा जाता है फ्रेंच में। इस डे को फेटे डेला म्यूजिक डे कहा जाता है फ्रांस में। और हीलिंग थ्रू हार्मनी इस डे का यहां पर थीम रहा। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगर टेकिंग योर लीव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।